अक्सर ना जब हम किसी भी पेशे या करियर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ सी तस्वीर बनती है, एक तरह की गारंटी होती है। मतलब मान लीजिए किसी को एक गंभीर सर्जरी करवानी है, हम अस्पताल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमें ये बात पूरी तरह से पता होती है कि जो सर्जन उस ऑपरेशन थिएटर में खड़ा है वो कोई रातों रात डॉक्टर नहीं बन गया है। उसने विज्ञान पढ़ा है, नीट जैसी बहुत ही मुश्किल प्रवेश परीक्षाएं पास की हैं। सही कहा। और उसके बाद उसने कई सालों तक दिन रात एक करके, मतलब अपनी नींद कुर्बान करके, एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली ट्रेनिंग पूरी की है। तब जाकर हमारा समाज ये मानता है कि हाँ, अब ये इंसान किसी के शरीर पर कैंची चलाने के योग्य है। अब ये गणित बहुत सीधा और कठोर है। एकदम सही। और देखिए, ये कठोरता बहुत जरूरी भी है। मतलब जब बात इंसान की जान बचाने की हो तो हम किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जिसके पास कोई पक्की योग्यता ही ना हो। और ये सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है। हाँ, इंजीनियरिंग में भी तो यही होता है। बिल्कुल। अगर कोई एक सस्पेंशन पुल बना रहा है जिस पर से रोज हजारों गाड़ियां गुजरने वाली हैं, तो हमें यह श्योर करना होता है कि उसे फिजिक्स और एडवांस्ड मैथ्स का बहुत गहरा ज्ञान हो। या फिर अगर कोई पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहता है तो उसे फिजिकल टेस्ट और महीनों की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। हम हर उस जगह सटीकता और योग्यता ढूंढते हैं जहां पर जोखिम बहुत बड़ा होता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है, जब हम इन अस्पतालों, इन बड़े बड़े पुलों, पूरी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को चलाने वाले सबसे ऊंचे स्तर की बात करते हैं, यानी हमारे नीति निर्माताओं की। हाँ, हमारे देश के शासन की, मंत्रियों की, तो अचानक से ये सारी डिग्रियां, ये सारे कड़े प्रशिक्षण हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। जो मंत्री यानी हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स या आईएएस अधिकारियों को निर्देश देते हैं, उनके लिए कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है ही नहीं। ये वाकई में, मतलब ये एक ऐसा सच है जो हम सब जानते हैं, पर अक्सर इस पर गहराई से सोचते नहीं हैं। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कृपा शंकर पांडे जी के एक बहुत ही प्रासंगिक लेख का विश्लेषण कर रहे हैं। लेख का नाम है क्या देश चलाना आसान है, योग्यता, लोकतंत्र और प्रूट की दिशा। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या हमारे समाज में योग्यता को मापने का पैमाना सही है। मतलब क्या एक पूरा देश चलाना सच में एक अस्पताल चलाने से कम जटिल काम है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो विरोधाभास आपने भी बताया वो सिर्फ कोई छोटी मोटी विडंबना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई गलती हो गई। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बनावट का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। मतलब ये जानबूझकर किया गया था। एकदम। जब हम पूछते हैं कि क्या देश चलाना आसान है, तो हम दरअसल उस पूरे ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा बहुत सोच समझ कर किया था। तो चलिए इसी ढांचे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब अगर कोई भी आम इंसान इस नियम को देखेगा तो उसे अजीब ही लगेगा। हमारे संविधान निर्माता तो खुद बहुत बड़े विद्वान थे, है ना? दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, वे सब हाईली एजुकेटेड थे। तो फिर उन्होंने शासन जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए शिक्षा को अनिवार्य क्यों नहीं किया? एक डॉक्टर के लिए इतने कड़े नियम, लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए कुछ नहीं। देखिए, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब आज से कोई 7-8 दशक पहले जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उनके सामने सिर्फ कार्य कुशलता नहीं थी। तो क्या चुनौती थी? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जब भारत आजाद हुआ था तब देश की साक्षरता दर बहुत ही कम थी। शिक्षा हर किसी के पास नहीं थी। मुझे लगता है उस वक्त शायद 20% से भी कम लोग साक्षर थे। जी, लगभग 12 से 14% के आसपास। अब आप खुद सोचिए, अगर उस समय चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता लगा दी जाती, मान लीजिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही अनिवार्य कर देते, तो 80% से ज्यादा लोग तो वैसे ही बाहर हो जाते। एग्जैक्टली। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें गरीब, किसान और पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो तो शासन में आ ही नहीं पाते। लोकतंत्र का जो असली मकसद था कि संसद में हर समुदाय की आवाज गूंजे,
वो तो खत्म ही हो जाता। इसीलिए उस वक्त प्रतिनिधित्व की जरूरत योग्यता की जरूरत पर भारी पड़ गई। मैं इस प्रतिनिधित्व वाले तर्क को पूरी तरह समझ रही हूँ। एक नए देश के लिए ये बहुत ही न्यायपूर्ण सोच थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सत्ता फिर से सिर्फ कुछ पढ़े लिखे अमीर लोगों के हाथ में ही रह जाती। बिल्कुल सही। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ पर। आज हम 1947 में तो नहीं जी रहे हैं ना? हाँ, समय काफी बदल गया। वही तो, आज का युग बहुत अलग है, बहुत ज्यादा जटिल है। आज सरकार का काम सिर्फ ये तय करना नहीं है कि किस गांव में स्कूल बनेगा। आज तो नीतियां पूरी तरह से ग्लोबल हो चुकी हैं। हाँ, आज नीति निर्माताओं को एआई के रूल्स, क्लाइमेट चेंज, कार्बन क्रेडिट्स और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर फैसले लेने होते हैं। तो क्या आज के तकनीकी समय में सिर्फ प्रतिनिधित्व काफी है? मतलब अगर नेता को इकोनॉमी की बेसिक समझ ही नहीं है तो एक्सपर्ट्स को निर्देश कैसे देगा? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गई हैं। हाँ। और यहीं पर हमारी आज की व्यवस्था की सीमाएं दिखने लगती हैं। देखिए, प्रतिनिधित्व आज भी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि जब नीतियां इतनी जटिल हो जाएं, जिनका असर पीढ़ियों तक रहने वाला हो, तब सिर्फ भीड़ का समर्थन जुटा लेना सही नीति की गारंटी नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ चुनाव जीत लेना इस बात का सबूत नहीं है कि आपको देश चलाना आता है। एकदम सही कहा आपने। हमारे स्रोत में लेखक साफ कहते हैं कि आज दूरदर्शिता और नैतिकता की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। जब हम योग्यता को बिल्कुल किनारे कर देते हैं और सिर्फ चुनाव जीतने की कला को ही सबसे बड़ी क्वालिटी मान लेते हैं, यानी लोगों की भावनाओं से खेलना, हाँ, तो पूरी व्यवस्था चरमराने लगती है। फिर नीतियां देश के भले के लिए नहीं, बल्कि अगला चुनाव जीतने के लिए बनने लगती हैं। और इसीलिए लेखक मानते हैं कि अब हमें एक नई दिशा की जरूरत है। और इसी नई दिशा के रूप में हमारे आज के स्रोत में एक बहुत ही खास सिद्धांत की बात की गई है, जिसे प्राउट कहते हैं। मतलब PROUT, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, है ना, जो प्रभात रंजन सरकार जी ने दिया था। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझना चाह रही थी कि ये प्राउट वर्तमान सिस्टम की कमियों को कैसे दूर करता है। मतलब जहां चुनाव जीतने वाला ही सर्वे सर्वा हो जाता है, वहां इसका ढांचा कैसे काम करता है? देखिए, प्राउट इस पूरी समस्या का एक बहुत ही मौलिक और थोड़ा अप्रत्याशित सा समाधान देता है। इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं। अगर हम पहले सिद्धांत को देखें तो ये राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की वकालत करता है। एक मिनट, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। जब भी राजनीति में हम केंद्रीकरण सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तानाशाही आती है। हाँ, वो डर स्वाभाविक है ना? मतलब इतिहास में हमेशा देखा गया है कि जब भी शक्ति किसी एक जगह केंद्रित हुई है तो आम जनता को कुचलाया गया है। तो प्राउड जैसा प्रगतिशील विचार तानाशाही का सपोर्ट कैसे कर सकता है? पहली बार सुनने में ये बिल्कुल तानाशाही जैसा ही लगता है, लेकिन स्रोत इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। प्राउड जिस केंद्रीकरण की बात कर रहा है वो किसी तानाशाह, किसी परिवार या स्वार्थी समूह के हाथ में सत्ता देने की बात नहीं है। तो फिर सत्ता किसके हाथ में होगी? ये व्यवस्था सत्ता को सद्विप्र के हाथ में केंद्रित करने की बात कहती है। सद्विप्र, ये तो नया शब्द है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई खास पोस्ट है? नहीं, सद्विप्र कोई सरकारी या धार्मिक पद नहीं है। ये चरित्र का एक पैमाना है। मतलब एक ऐसा नेतृत्व जो नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह विकसित हो। अच्छा। एक ऐसा इंसान जिसका चरित्र बेदाग हो, जो निजी स्वार्थ, पैसे या सत्ता के लालच से बहुत ऊपर उठ चुका हो। प्राउड कहता है कि ये केंद्रीकरण इसलिए नहीं है कि कोई समाज पर राज करे, बल्कि इसलिए है ताकि सत्ता का मिसयूज रोका जा सके। ओहो, मतलब ये केंद्रीकरण कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए है। बिल्कुल। इसका मेन काम है न्याय स्थापित करना, शोषण रोकना और बैलेंस बनाना। जब सत्ता ऐसे लोगों के पास होगी जो खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, तो नीतियां अपने आप जन कल्याण की तरफ मुड़ जाएंगी। मैं इसे थोड़ा आज के नजरिए से समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हम इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की दुनिया से जोड़ सकते हैं? कैसे, बताइए। जैसे इंटरनेट पर बहुत से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिन्हें कोई एक कंपनी नहीं चलाती, लेकिन वहां कुछ कोर मेंटेनर्स होते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते। उनका काम बस ये देखना होता है कि कोई गलत कोड सिस्टम में ना आ जाए जो सबको क्रैश कर दे। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? वो बस सिस्टम की सिक्योरिटी बनाए रखते हैं। तो क्या सद्विप्र भी कुछ वैसे ही है? एक तरह के एथिकल वैलिडेटर्स जो बस ये देखते हैं कि सिस्टम सही दिशा में जाए। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हाँ, सद्विप्रो बिल्कुल उसी तरह के सिस्टम मेंटेनर्स हैं। उनका काम लोगों को माइक्रो मैनेज करना नहीं है, बल्कि बस ये श्योर करना है कि ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण ना करें। चलिए, राजनीति तो समझ आ गई, लेकिन मुझे यहाँ एक और बड़ा सवाल दिख रहा है। अगर सद्विप्रो के पास राजनीतिक शक्ति है
तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्योंकि अगर पैसा और राजनीति दोनों एक ही जगह आ गए तो फिर तो करप्शन पक्का है, उसे कौन रोकेगा? और यहीं पर प्राउड का दर्शन अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलता है। प्राउड कहता है कि राजनीति का तो केंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था का बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। उल्टा मतलब? प्राउड पूर्ण आर्थिक विकेंद्रीकरण यानी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। अर्थव्यवस्था कभी भी एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक जगह और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बटे हुए। ये तो कुछ हमारे इंसानी शरीर के नर्वस सिस्टम जैसा लग रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे जो हमारा दिमाग है यानी राजनीतिक सत्ता, वो केंद्रित है, वो सोचता है, पूरे शरीर की रक्षा करता है। लेकिन जो हमारे शरीर के बाकी अंग है, जैसे पेट का खाना पचाना, वो पूरी तरह से ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त है। हाँ, बिल्कुल। पेट को खाना पचाने के लिए दिमाग से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो क्या प्राउड की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही काम करती है? ये शरीर वाली एनालॉजी भी एकदम फिट बैठती है यहाँ। प्राउड का मॉडल बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात यह है कि ये विकेंद्रीकरण जमीन पर कैसे काम करेगा। हाँ, प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? स्रोत के अनुसार इसके 3 सबसे अहम पहलू हैं। पहला तो ये कि आर्थिक शक्ति सीधे स्थानीय लोगों के हाथ में होनी चाहिए, किसी दिल्ली या मुंबई में बैठे ब्यूरोक्रेट या बड़े पूंजीपति के हाथ में नहीं। ठीक है। और दूसरा ये कि उत्पादन और नीतियां वहां की लोकल जरूरतों के हिसाब से तय होनी चाहिए। मतलब अगर किसी इलाके में गन्ने की खेती ज्यादा होती है तो नीतियां गन्ने के किसानों को देखकर बनेंगी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का फायदा देखकर नहीं। समझ गई। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, ये पूरी अर्थव्यवस्था सहकारी यानी कोऑपरेटिव व्यवस्था के जरिए चलनी चाहिए, कॉर्पोरेट मोनोपोली से नहीं। मैं सहकारी और एकाधिकार वाले फर्क को थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ। मान लीजिए गांव है जहाँ कपास बहुत अच्छी होती है, तो आज के मॉडल में और प्राउड के मॉडल में वहाँ क्या फर्क दिखेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज के कॉर्पोरेट मॉडल में क्या होता है, एक बड़ी बाहरी कंपनी गांव में आती है, वो किसानों से बहुत ही सस्ते दाम पर कपास खरीद लेती है। हाँ, यही होता है। फिर वो उस कपास को सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री में ले जाती है, वहां मशीनों से कपड़ा बनता है और फिर उसी कपड़े को वापस उसी गांव में महंगे दामों पर बेचा जाता है। सारा प्रॉफिट वो एक कंपनी ले गई और गांव वाले सिर्फ सस्ते मजदूर बनकर रह गए। ये तो साफ तौर पर आर्थिक केंद्रीकरण है। बिल्कुल। अब देखिए प्राउड के कोऑपरेटिव मॉडल में क्या होगा। इसमें उस बाहरी कंपनी को गांव का शोषण करने की परमिशन ही नहीं होगी। यहीं पर राजनीतिक सद्विप्र अपना काम करेंगे। अच्छा, तो फिर कपड़ा कैसे बनेगा? वो गांव और आसपास के किसान मिलकर अपनी खुद की एक सहकारी समिति बनाएंगे। वो अपना पैसा और मेहनत लगाकर वहीं पर एक छोटी टेक्सटाइल मिल शुरू करेंगे। अब वो सिर्फ कच्चा माल नहीं बेचेंगे, बल्कि खुद कपड़ा बनाकर बेचेंगे। ओहो, मतलब जो कपास उगा रहा है, जो धागा बना रहा है और जो कपड़ा बुन रहा है, वो सब उस मिल के मालिक होंगे। एग्जैक्टली। अब जो मुनाफा होगा वो किसी एक बड़े सेठ की जेब में नहीं जाएगा, वो उन सब में बटेगा जिन्होंने मेहनत की है। इससे होगा ये कि लोगों को नौकरी के लिए शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। हाँ, माइग्रेशन रुकेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है, आर्थिक असमानता, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा एक जगह इकट्ठा होने की बजाय समाज में घूमता रहेगा। ये तो सच में बहुत ही बैलेंस सिस्टम लग रहा है। मतलब राजनीति में हमें एक मजबूत नैतिक दिशा चाहिए और अर्थव्यवस्था में पूरा लोकल कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटें और वापस अपने उस मेन सवाल पर आएं जहां से हमने शुरू किया था, तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या इस सब को पढ़ने के बाद हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे राजनेताओं के पास हार्वर्ड या IIT की बड़ी बड़ी डिग्रियां होनी चाहिए? क्या शिक्षा ही असली पैमाना है? नहीं, और यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहता है कि आज हमारी असली समस्या ये है ही नहीं कि मंत्री के पास डिग्री है या नहीं। अच्छा। हाँ, अगर हम इतिहास उठा के देखें तो ऐसे कई नेता हुए हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने सत्ता में आकर ऐसा भयंकर भ्रष्टाचार किया और ऐसी नीतियां बनाई कि लाखों लोग गरीबी में चले गए। ये बात तो सच है। डिग्री इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि आप ईमानदार होंगे। एकदम सही। इसीलिए स्रोत में बताया गया है कि असली सवाल डिग्रियों का नहीं है, असली सवाल 3 और चीजों का है। पहला, क्या उस नेता में नैतिकता है? दूसरा, क्या वो समाज के लंबे समय के फायदे को समझता है या बस अगले चुनाव तक ही सोच रहा है? हाँ, शॉर्ट टर्म सोच बहुत नुकसान करती है। और तीसरा,
क्या उसके पास एक संतुलित दृष्टिकोण है जिसे इस स्रोत में प्रमा आधारित दृष्टिकोण कहा गया है? प्रमा, मैंने ये शब्द सुना तो है। जहां तक मुझे याद है इसका मतलब संतुलन होता है, पर शासन में इसका क्या रोल है? शासन में प्रमा का मतलब है हर चीज में बैलेंस होना। मतलब सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं है, और सिर्फ आध्यात्मिक शांति से भी पेट नहीं भरेगा। दोनों में बैलेंस चाहिए। मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आप देश के एक बहुत ही पढ़े लिखे अर्थशास्त्री मंत्री हैं जी। आपने डिसाइड किया कि देश की जीडीपी डबल करनी है। ठीक है। इसके लिए आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी। अब जीडीपी तो आसमान छूने लगी, सब जगह आपकी तारीफ हो रही है, लेकिन उस फैक्ट्री ने पास की पूरी नदी को इतना प्रदूषित कर दिया कि हजारों लोग बीमार पड़ गए। तो प्राउड के हिसाब से देखें तो आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री तो थी, आपने चुनाव जीतने वाला काम भी कर दिया, लेकिन आपके पास प्रमा यानी वो संतुलन नहीं था। आपने बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण दिया है। प्रमा का ना होना ही आज की सबसे बड़ी दिक्कत है। प्राउड यही समझाता है कि सिर्फ एक मैकेनिकल लोकतंत्र जहां बस ये गिना जाए कि किसके पास 51% वोट हैं, वो काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती। बिल्कुल। अगर 51% लोग कह दें कि नदी को गंदा करना ठीक है क्योंकि पैसा आ रहा है, तो वो फैसला सही थोड़ी हो जाएगा। उस सिस्टम को चलाने वाली पावर को नैतिकता और प्रमा से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो योग्यता की हमारी संकीर्ण परिभाषा है ना, किताबी ज्ञान या भाषण देने की कला, हमें उससे बहुत आगे सोचना होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो ये बिल्कुल साफ है कि देश चलाना सच में कोई आसान काम नहीं है। ये कोई सिर्फ रैलियां करने या चुनाव जीतने का गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है। जैसा हमने शुरू में कहा था कि डॉक्टर की गलती से एक मरीज की जान जाती है, लेकिन अगर बिना नैतिकता और बिना प्रमा के नीतियां बनेंगी तो करोड़ों लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सही कहा। इसके लिए हमें सिर्फ राजनेताओं की नहीं बल्कि नैतिक नेतृत्व की जरूरत है। एक ऐसे समाज की जहां सत्ता का रिमोट कंट्रोल सद्विप्र के हाथ में हो और पैसे की चाबी सीधे जनता के हाथ में हो। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। यही वो रास्ता है जो हमें एक सच में न्यायपूर्ण और शोषण मुक्त समाज दे सकता है। लेकिन ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़ी हो जाती है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो सवाल क्या है? देखिए, हमने शुरुआत की थी उस सर्जन वाले उदाहरण से। डॉक्टर योग्य है या नहीं, ये हम उसकी डिग्री और ट्रेनिंग से माप लेते हैं। हमारे पास एक साइंटिफिक पैमाना है, एक एक्सरे मशीन की तरह, जो बता देती है कि हड्डी टूटी है या नहीं। हाँ, वो मेजर करना आसान है। अब प्राउड और इस स्रोत के आधार पर हमने ये तो मान लिया कि देश चलाने के लिए डिग्री से ज्यादा नैतिकता और प्रमा की जरूरत है। हमें सद्विप्र चाहिए। बिल्कुल, यही तो हमारी चर्चा का मेन पॉइंट है। तो असली सवाल ये है कि हम इसे प्रैक्टिकली लागू कैसे करेंगे। चुनाव से पहले हम किसी नेता की नैतिकता और उसके समर्पण को मापने के लिए किस तरह का टेस्ट या पैमाना बनाएंगे? ओहो, क्या नैतिकता को मापने का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका हो सकता है? क्योंकि जब तक हमारे पास सद्विप्र को पहचानने का कोई पक्का तरीका नहीं होगा, तब तक हम उस सिस्टम तक पहुंचेंगे कैसे? उफ, सच कहूं तो इस सवाल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब, क्या फ्यूचर में हम नेताओं के लिए कोई नैतिकता का एक्सरे बना पाएंगे, या फिर शायद समाज ही इतना मैच्योर हो जाएगा कि उसे किसी टेस्ट की जरूरत ही ना पड़े? ये एक ऐसा विचार है जिसका शायद आज हमारे पास कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप सभी के जहन में भी रहेगा कि आखिर नैतिकता की डिग्री कैसी दिखती होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।